के बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर जिहाद का जाल चर्चा में है। तो भोपाल में एक ही निजी कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में 3 आरोपियों फरहान साहिल और अली खान पर हिंदू छात्राओं से दोस्ती करने, रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। थाने में दर्ज शिकायत में यह भी सामने आया है कि मामला धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा है। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर लव जिहाद जैसे आरोपों को हवा दे दी है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में प्रेम का जाल, एक के बाद एक 3 शिकार, प्रेम जाल में लूटा सब कुछ। क्या यही है जिहाद का जाल? पहले नाम बदलकर दोस्ती, फिर प्रेम का झूठा जाल और फिर अंत में हवस का घिनौना खेल। घटना राजधानी भोपाल की है, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 मुस्लिम युवकों ने न सिर्फ अपना नाम बदलकर हिंदू युवतियों से दोस्ती बढ़ाई, बल्कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश भी कर डाली। घटना के बाद बीजेपी ने आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करने और कड़ी सजा देने की मांग रखी है। ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस से भी कहना है कि चुपचाप कार्रवाई नहीं, इनके हाथ पकड़कर सार्वजनिक जुलूस निकालकर कार्रवाई करिए। ये घटना अपने आप में पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई मामलों में पीड़िताएं बदनामी के डर से शिकायत ही नहीं कर पाती हैं। बहरहाल इस मामले में सभी सियासी दल भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भोपाल में तो सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोग लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं। लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आते ही पुलिस ने भी एसआईटी की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि पीड़िताओं की संख्या बढ़ भी सकती है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बाग सेवनिया में एफआईआर रजिस्टर्ड की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें एसआईटी बनाई गई है और थानों में जो एफआईआर हुई हैं और जिनमें आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने के प्रयास पुलिस कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर लव जिहाद का मकसद क्या है और समाज में तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज क्या है? ज्यादातर मामलों में कम उम्र की युवतियां ही इसकी शिकार क्यों हो रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मोहित खान के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज का मुद्दा है जिहाद का जाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मंजरी जैन हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रश्मि अग्रवाल जी हैं, समाज सेवी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे, रश्मि जी से आपसे ही सवाल है, ये जो हुआ है आपको भी मालूम है कि किस तरह से मैंने सारी चीजें बताई हैं, इसको आप किस रूप में लेती हैं? समाज सेविका हैं आप। लव जिहाद आज से नहीं है, लव जिहाद पुरातन काल से चला आ रहा है। हमारा लव और जिहाद दोनों शब्द इस आर्यावर्त के सनातन धर्म में कभी था ही नहीं, ये मुगलों की देन है। पहले हमारे बच्चों की छोटे बाल विवाह की प्रथा क्यों शुरू हुई? इन्हीं के कारण, क्योंकि ये हमारी बच्चियां उठा कर ले जाते थे। हिंदू धर्म में कभी भी रात्रिकालीन शादियां होती ही नहीं थी, विवाह होते ही नहीं थे, दिन में होते थे। लेकिन मुगल आके बच्चियां दुल्हने उठा कर लेकर जाते थे, उस डर से रात्रि में शादियां होने लगी। लव जिहाद की परंपरा सनातन काल में थी ही नहीं, ये इन मुगलों ने आकर यहाँ पर शुरू की है और पहले भी ये होता था। लेकिन आज आप जैसे बहुत सारे पत्रकार और मीडिया के कारण हम ये जान पा रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। इसमें अभिभावक भी उतने ही दोषी हैं और हमारी बच्चियां भी उतनी ही दोषी हैं। पौधा है, पौधे को एक दिशा दीजिए कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। उसी तरह बच्चे को दिशा दीजिए कि आपको इस तरफ जाना है, इसी मार्ग पे चलना है। अरे क्या हिंदुओं के लड़के नहीं हैं? हिंदुओं के बच्चे दोस्त नहीं हो सकते आपके? आप किस चीज के लिए जाती हो? पढ़ने के लिए। माता पिता मेहनत से पैसा कमाते और सिर्फ कुछ गिफ्ट और घूमने फिरने की लालच में आप अपनी मान मर्यादा त्याग देती हो। रश्मि जी, अगर बहला फुजला के
रेप करना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, समान अपराध है ना, एक तरह से समान अपराध है। अगर कोई बहला फुसला के हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है तो दुष्कर्मियों को कई बार हमने खुद कैंडल मार्च निकाले हैं, हमने खुद बहुत प्रोटेस्ट किए हैं कि फांसी की सजा एक रेपिस्ट को देकर तो देखिए, आत्मा रूह कांप जाएगी करने से पहले। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, लेकिन ये लव जिहाद का मामला है और इसको पूरी तरह से एक धर्म जो है वो व्यवसाय के रूप में करवा रहा है। और इस तरह की बच्चियों से, बेटियों से दिन रात निवेदन करती हूं, बेटा देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, फिर क्यों नहीं सुधरते हो? अरे 18 टुकड़ों में कट गए, 80 टुकड़ों में कट गए, 800 टुकड़ों में कटोगे तब भी नहीं मानोगे क्या? तुम्हारे माता पिता शर्म के कारण, कई अभिभावक आत्महत्या कर लेते हैं, मुंह नहीं दिखा पाते कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो रही है। अभी का केस है 8 दिन पहले का, सलामतपुर में एक अभिभावक ने ब्लैकमेलिंग के केस में ही आत्महत्या कुएं में कूद कर ली है। कब रुकेगी हमारी बच्चियां और कब इन जिहादियों को सजा मिलेगी? जब तक हमारे प्रोटेम स्पीकर जी जो मांग कर रहे हैं, रामेश्वर शर्मा जी, जब तक इनका जुलूस न निकाला गया, जब तक स्पीकर थे, अब नहीं जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर कहा मैंने, जब तक इन जिहादियों का जुलूस निकालकर जब तक इन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, ये लोग इन हरकतों से बाज नहीं। क्या आपको नहीं लगता, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, कि हमारे समाज की भी गलती है? हमारे समाज में भी जिस तरह से बुराइयां आ रही हैं, संयुक्त तो परिवार समाप्त होते जा रहे हैं, एकल परिवार जिस तरह से बस रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, पालन पोषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ मंजरी जी हैं, हिमानी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय हैं जिन्होंने इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखी है। संजय जी, बहुत संक्षेप में बताएं, अब आगे क्या हुआ? ये तो सबको मालूम है कि हाँ ये पकड़े गए हैं, आगे उनके मोबाइल में क्या चीजें मिली हैं, कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, कितने दिन की रिमांड मिली है, नहीं मिली है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। बता दूं कि जिस प्रकार से इन जो आरोपियों को पकड़ा गया है, इनके आरोपियों के पास से भी जो वीडियो है वो प्राप्त हुए हैं और उसको लेकर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो किस तरह की वीडियो प्राप्त हुए हैं? किस तरह की वीडियो प्राप्त हुए हैं? और शाहिद को दुष्कर्म के वीडियो प्राप्त हुए हैं क्या उन लड़कियों के साथ? बिल्कुल, उनके पास से जो वीडियो, अश्लील वीडियो जो इन लड़कियों के साथ जो बलात्कार किया गया था और इन लड़कियों को जो होटलों में ले गए थे, वो वीडियो उन युवाओं से प्राप्त हुए हैं और लड़कियों ने भी वो वीडियो दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वीडियो इतने गंदे हैं कि आप किसी को भी देखने में ही शर्म आ जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक घृणित अपराध जो इन 3 युवाओं पे जो आरोप लगे हैं, इन 3 युवाओं में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था, जिसमें फरहान और शाहिद साद को गिरफ्तार किया था। अब तीसरे आरोपी को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पन्ना से बताया जा रहा है कि तीसरे आरोपी जो पश्चिम बंगाल में रहता था, अली, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कब पुलिस लेकर उसे पहुंचेगी पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए जो आज कोर्ट में पेश किया गया था फरहान और शाहिद को, तो उसमें से फरहान को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस ने लिया है और उससे अन्य जानकारियां, क्योंकि इसमें कई सारे और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से कांड हुआ है, आप कांड के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक चेन के रूप में इन जो ये बलात्कारी कहा जाए या दुष्कर्मी कहा जाए या इन्हें लव जिहाद के जो आरोपी हैं, इनको लेकर जिस प्रकार से एक चेन। क्या सिर्फ फरहान को 3 दिन की रिमांड में दी है कि साद को भी दिया है? दोनों आरोपियों को दिया है 3 दिन की रिमांड पे कि सिर्फ एक आरोपी को? सिर्फ एक आरोपी फरहान को अभी रिमांड पे लिया गया है, क्योंकि वो मुख्य आरोपी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उसने सबसे पहले उस लड़की से दोस्ती की थी और जो बाद में अली के साथ मिलकर उसने ये चेननुमा काम किया था। इसलिए अभी फरहान को अभी 3 दिन की रिमांड पे लिया गया है, जिससे अन्य जानकारियां निकाली जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपने हमें सारी जानकारी दी। हमारे साथ हिमांद्री सिंह जी हैं, कांग्रेस वक्ता है। हिमांद्री जी, विपक्ष में होने के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए किसको दोषी मानती हैं आप? आपने शुरू से ही लाइन दे दी कि हम विपक्ष में होने के नाते, तो वैसे तो एक महिला होने के नाते मैं इसमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि जो भी बच्चियां हमारे आसपास हैं, हमारी खुद की बच्चियां हैं, जो भी पहचान वाली है, उन सभी पर हमको थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, हमको थोड़ा देखना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ तो सरकार को पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है
और चाहे आप लव जिहाद कह लें या छतरपुर जैसा बच्ची के साथ जो रेप का केस हुआ वो कह लें, महिलाओं के प्रति अत्याचारों में मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। कहीं ना कहीं अगर हम सकारात्मक रूप से सुझाव दें और मंजरी जी उन्हें हमारे माध्यम से अपने वरिष्ठों तक पहुंचाने का कष्ट करें तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर वर्कशॉप होने चाहिए, सामाजिक में जागरूकता के अभियान चलाए जाने चाहिए। रश्मि जी ने जो भी बातें कही वो बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी और वाकई कोई भी महिला इन चीजों को लेकर भावुक हो जाएगी, लेकिन आपकी और हमारी कुछ सीमाएं हैं। सरकार में होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां और उनकी सीमाएं हमसे ज्यादा हैं, तो हम उनका समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कार्रवाई की जानी है वो सरकार के द्वारा ही की जानी चाहिए। और बिल्कुल रश्मि जी ने बिल्कुल सही किया कि अभी तक नियम कानून बहुत सारे हैं लेकिन उनको आप लागू होते हुए नहीं देखेंगे। बहुत सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की सरकार में रेप के आरोपियों को फांसी देने का एक नियम लाया गया, लेकिन आपने और हमने अभी तक देखा नहीं है कि किसी भी आरोपी को फांसी की सजा मिले। तो कहीं ना कहीं इस तरह की उसमें जल्दी से जल्दी और बहुत कड़े सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि जो अपराधी हैं वो इन चीजों से डरे और सकारात्मक रूप से हमें इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। मैं इसको बिल्कुल विपक्ष में होने के नाते सरकार के फेलियर के रूप में देखती हूँ। चलिए मंजरी जी, सरकार का फेलियर है, लेकिन हिमाद्री जी फांसी देना, कितना दोष देना, आजन्म कारावास देना, ये कोर्ट का काम है। सरकार ने कानून बना दिया है, अब उस कानून के तहत हमारे न्यायमूर्ति कौन सी सजा देते हैं ये अलग मामला। मंजरी जी खैर सवाल ये है, विपक्ष में होने के नाते सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। लाइन मैंने भी ध्यान से सुनी कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं तो मेरा जिम्मा है वो सरकार के ऊपर डाल दूंगी, तो लेकिन इस तरीके की राजनीति होना नहीं चाहिए जी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय घटना है। जिस बेटी के साथ इस तरीके की घटना होती पूरा परिवार जो है वो उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता है और मैं समझती पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज के लिए अभिशाप है और ये घटनाएं जो है वो आज से नहीं हो रही है, लगातार कई वर्षों से सतत चली आ रही हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम देखिए लव जिहाद के ऊपर से काफी समय से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में भी नहीं थी हम तब से काम कर रहे हैं। हमारे कई संगठन है अनुषांगिक, वो भी इस पर काम कर रहे हैं और इस पर कानून बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, लोगों में जागरूकता लाए, तभी लोगों को ये समझ में आया कि ये लव जिहाद है और लोग सजग हुए और इसको सामने लेकर आए। तो निश्चित तौर पर अब जो है इस तरीके के जब मामले आते हैं तो तत्काल उस पर एफआईआर भी होती है और उन पर कार्रवाई भी होती है, सख्त कार्रवाई होती है। और इस तरीके के यदि संगठित इसमें किसी भी तरीके की कोई भी अपराधी हो, कितना भी प्रभावशील हो, और ऐसे अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और इसमें यदि संगठित होकर अपराध किया जा रहा है तो इसको नस्त नाबूद किया जाएगा। इसके लिए मनमोहन सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। बेटी की मोदी सरकार या मोहन सरकार, मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार और मोदी सरकार दोनों जी, क्योंकि देश की बात है तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव की बात की है। जी जी मुझे सुनने में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा जी, नहीं शब्द मेरा थोड़ा जी वो रुक के आया था। लेकिन मंजरी जी यहाँ एक जो हिमानी जी ने, आ रहा हूँ हिमानी जी आपके पास, मैं आऊंगा अभी बहुत समय, जो एक सवाल उठाया है कि इसमें कुछ प्रोग्राम चलने चाहिए, उनको समझाइश देनी चाहिए, सामाजिक प्रोग्राम होने चाहिए। और बहुत पहले आपको ध्यान हो, हमें लगता है दिव्या सिंह सरकार में था कि बच्चों के बने स्कूल के जो बच्चे और पुलिस इनके बीच में एक संवाद होता था, एक आयोजन किया जाता, संवाद होता था। तो जो बच्चे छोटे होते हैं तो पुलिस के बने खाकी का डर उनके अंदर से समाप्त हो जाता था। यहां भी ये मामला आया है, 2022 से ये चल रहा, संभवतः उस समय अंडर एज थी लड़की, तो वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी। जब तीसरा एक मामला आया, उसको पता चला कि इस लड़के के खिलाफ शिकायत हुई है, तब वो दोनों बच्चियां पहुंची हैं। तो पुलिस का या खाकी का भय हो सकता है, लोकलाज का भी भय हो, लेकिन ये संवाद जो पुलिस और बच्चों के बीच में पुलिस मैत्री संवाद होता था, वो क्यों समाप्त हो गया? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानती हूँ इस बात को क्योंकि मैं खुद CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष रही हूँ
और उस दौरान हमने काफी सेमिनार किए, पॉक्सो एक्ट के ऊपर भी किए और लव जिहाद के ऊपर भी किए। लगातार, ऐसा नहीं है, लगातार इस तरीके के जो है सेमिनार हम लोग आयोजित करते हैं, संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी। पुलिस विभाग जो है वो इस तरीके से जो है सेमिनार आयोजित करते हैं। हाँ, कुछ समय से थोड़ा ये सरकार बार बार जो चुनाव आए तो थोड़ा सा उसमें डिले हुआ, लेकिन वापस से फिर स्टार्ट हो गए हैं। तो जो क्राइम की बैठकें वगैरह होती हैं उसमें भी काफी शिविर आयोजित किए जाते हैं। और मैं, अगर हिमानी जी ने इस तरीके का कोई सुझाव दिया है, सकारात्मक सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे और स्कूलों में भी इस तरीके के जो है सेमिनार आयोजित करके लोगों में, बच्चियों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी लगातार। वैसे मैं ये समझती हूं, उस पार्ट का हिस्सा हूँ, मैं खुद जाती हूँ तो मुझे पता है कि इस तरह के जागरूकता अभियान लगातार चल रहे हैं। और जी 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 हिमानी जी कुछ कहना चाहिए। हिमानी जी। बिल्कुल मंजरी जी, आपने बाद में बोल दिया, लेकिन अगर जिम्मेदारों को किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे। तो अगर आप सरकार में हैं तो जो भी अपराध इस तरह के हो रहे हैं, आपके दावे, आप जो भी कुछ बोल रही हैं कि इस तरह की हमारे सेमिनार्स होते हैं, हम ये करते हैं, उनके रिजल्ट कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर महिला अपराधों के मामले में नहीं होता। हर 2 दिन में 3 बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। तो ये सारे दावे, सारे वादे जो हैं, ये आपके सब खोखले साबित हो रहे हैं। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली, उस पर मैं आने वाली थी, पर आप ही ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। पर अगर कोई अपराध होगा, आप चाहे कितना भी बोलें, अगर उसमें हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आप उसे राजनीति कहें या कुछ भी नाम दें। आपने बोला कि चुनाव की वजह से कुछ चीजों पर थोड़े दिनों के लिए रोक लग गई थी। मेरा भी सवाल शुरू से ये था, मैं दूसरे अपने उसमें उठाना चाहती थी कि ये आफ्टर इफेक्ट है त्रिपाठी जी, कि जब कोई सरकार अगले चुनाव की जीत और अपने संगठन, अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा चिंतित रहकर, जो जनता ने उसे सत्ता का काम सौंपा है, उस जनता के बारे में कम चिंतित रहती है, तो चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप ये बेटियों के साथ अपराध ले लीजिए या किसी भी तरह के अपराध ले लीजिए, चाहे आप जो मध्य प्रदेश में ड्रग्स का उद्योग जो पनप रहा है उसको ले लीजिए। जब सरकारें अपने अगले चुनाव पर ज्यादा फोकस करेंगी, जब किसी देश का प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव पर ऐसी आतंकवादी घटना के बाद ज्यादा फोकस करेगा, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ना लाजमी है। आप राजनीति कहें तो राजनीति, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम तो सवाल उठाएंगे। अगर आपकी प्राथमिकताएं दूसरी होंगी। मंजरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, उनकी बात, उनके आरोप आ जाने दीजिए, उत्तर आपसे लेंगे, अभी बहुत समय है। रश्मि जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्रोग्राम आप ही के वक्तव्य के बाद समाप्त करूंगा। जी मंजरी जी। मैं वही कह रही थी कि इस तरीके के कुतर्क पेश करना अच्छी बात नहीं है। मैं जब 2003 में जब आपकी सरकार थी, उसके पहले भी मैं मानती हूँ कि सरकार थी, जब 70 साल की शासन काल में 50-55 साल तक तो आप ही शासन में रहे। आपके समय में इन जिहादियों को पाला पोसा जाता था, धर्म निरपेक्षता की चादर उड़ाई जाती थी और वोट बैंक की राजनीति करी जाती थी। हमने तो उनको उजागर करने का काम किया। आज लोग समझ पा रहे हैं, तो इसलिए समझ पा रहे हैं कि हमने जागरूकता पैदा की है, तब जाके लोग समझे कि ये लव जिहाद है, बच्चियों को बरगलाया जाता है, कलावा बांधकर। लगातार स्कूलों में इस तरीके के सेमिनार आयोजित किए। हिमानी जी, अगर आपने कोई सकारात्मक कोई मुझे सुझाव दिया तो मैंने उसको स्वीकार जी जी हिमानी जी, उनकी बात आ जाए, हिमानी जी उनकी बात आ जाने दीजिए। कुतर्क पेश करती रहे, अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। आपको आईना दिखाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आपके समय लगातार जिहादियों को संरक्षण दिया गया, FIR दर्ज नहीं होती थी, उनको दबा दिया जाता था और उनको रोका जाता था। कोई इस तरीके की FIR दर्ज ना कर दे, शिकायत दर्ज ना कर दे, उसको रोका जाता था। तो ये वोट बैंक की जो राजनीति है वो लगातार कांग्रेस करती है, उसका दुष्परिणाम है जो आज हमको देखने को मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने लोगों को जागरूक किया और लोग आज हम टीवी चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं लव जिहाद के ऊपर, क्योंकि हमने जागरूक किया, लोगों को बताया। चलिए मंजरी जी, आपकी बात आ गई। मंजरी जी संक्षेप में जी। हिमानी जी बहुत संक्षेप, एक बार फिर मैं रश्मि जी के पास जाऊंगा। कुछ रश्मि जी कुछ। सर, मंजरी जी ने एक शब्द बहुत अच्छा वो हर डिबेट में यूज करती है, कुतर्क। हमारे पक्ष में जो बात ना हो, कुतर्क। मंजरी जी, कुतर्क उसको कहते हैं कि जब आप हाथ कंगन को आरती के सामने दिख रहा है, अपराध इस तरह बढ़े हुए हैं और आप उसको
बड़े बड़े दावे कर रही हैं, इसको कुतर्क कहते हैं कि आप उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको उजागर करने के लिए नहीं रखा है, आपको आईना दिखाने के लिए नहीं रखा है, आपको आईना खुद देखना है, क्योंकि आप 20 साल से सरकार में हैं और आप सिर्फ उजागर करके बहुत बड़ी उपलब्धि उसको नहीं गिना सकती हैं। आपका काम था उसको रोकना, और अगर इस तरह भी मामले सामने आ रहे हैं, और मैं तीसरी बार बोलने जा रही हूँ कि मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है महिला अपराधों के मामले। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते कि हर दिन 3 बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आपको उसके बाद भी ऐसे बड़े बड़े दावे करने में राजनीति नहीं लगती, आपको कुतर्क नहीं लगता कि आप 3 बेटियों के साथ बलात्कार होने के बाद भी बड़े बड़े दावे करी जा रही है, और आप 20 साल पुरानी सरकार को देख रही है, अपने 20 साल के कार्यकाल में बिल्कुल भी गिरेबान में झांकने का काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुतर्क इसको कहते हैं। आप कुतर्क की परिभाषा पढ़िए, उसके बाद अगली डिबेट में चलिए हिमानी जी एक समय एक निश्चित है जी। मंजरी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रश्मि जी कुछ काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। रश्मि जी, आपको क्या नहीं लगता, जैसा मैंने इसके पहले कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब ये बच्चियां भी अकेले रह रही थी, एकल परिवार वाली थी, संयुक्त परिवार जिस तरह समाप्त हो रहा है, उस तरह से जो बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप भी देख रहे होंगे इस तरह की घटनाएं बार बार। हालांकि सरकार का, मैं किसी भी सरकार का मैं दोष नहीं देता हूं, ये समाज में जो परिवर्तन हुआ है, हैवानियत जो जगी है, ये उसका दोष है। 4 साल 5 साल की बच्ची, जब संयुक्त परिवार हुआ करता था तो वो बच्चियां कभी चाचा से, कभी मामा से, कभी अपने भाभी से, किसी से कुछ इस तरह की बातें बताती थी। इसमें भी देखा 2022 से आज 2025 मैंने 2.5 साल बाद ये मामला बाहर आया। मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ आपकी बात का कि संयुक्त परिवार में एक बच्चा बच्ची के ऊपर 8-10 लोगों की निगरानी होती थी। हमारा बच्चा क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और पहले लोगों में इतनी आत्मीयता होती थी कि अगर बच्ची किसी गैर व्यक्ति से बात करते भी दिख जाए तो घर तक खबर आ जाती थी कि आपकी बिटिया वहां बात कर रही थी, आपकी बिटिया उस तरफ दिखी थी। लेकिन अब लोगों में वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। एकल परिवार में रहने के बावजूद ये सारी समस्या आई है, लेकिन उसके बाद भी आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि बच्ची के चाचा ने रेप कर दिया, किसी के पिता ने रेप कर दिया, किसी के मामा ने रेप कर दिया। ये समाज में कितनी हैवानियत, सगे की भी कई बार हमने न्यूज पढ़ी है। हमारे जैसे सामाजिक संगठन बहुत बार इन मुद्दों पे हमने आंगनवाड़ियों में जाके बच्चियों को समझाया, गुड टच बैड टच ऐसे वर्कशॉप हमने लिए हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते निस्वार्थ भावना से। हम किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। हमें इस बात पे आज गर्व है कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे भी राजनीति हो रही है यहाँ बैठकर। किसी सरकार को दोष नहीं देना है, और कम से कम जो सरकार अभी सत्ता में है उन्होंने जागृति तो लाई, उनके आने के बाद लोगों को पता तो चला कि लव जिहाद कैसे फैलता है। और इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा अगर कोई दे रहा है तो वो दे रहा है ओयो रूम्स जैसी फैसिलिटीज, जहां बच्चे 2-4 घंटे के लिए रूम लेकर पहुंच जाते हैं। उनके माता पिता को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके और होटलों में जाकर क्या कर रहे हैं। हमें खुद को, अभिभावकों को भी ध्यान देना है, समाज को भी ध्यान देना है, सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। आपने कहा तो जिसकी सरकार है, ओयो रूम्स जो आप बता रहे हैं, इनमें प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर बिल्कुल लगना चाहिए, देखना चाहिए बच्चा किस उम्र का है। तो ये तो सरकार ही करेगी ना। सरकार को सबसे ज्यादा कठिन कदम इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पे लगाना चाहिए जिससे व्यभिचार बढ़ता है। बच्चे वहीं जाकर करते हैं, और सबसे ज्यादा लव जिहाद के अड्डे इसी तरह की जगह पे बने हुए हैं। हम जैसे समाज सेवियों ने सैकड़ों, मेरा एक छोटा सा संगठन है संस्कार सुधा फाउंडेशन, सैकड़ों बच्चियों को ले जाके केरला स्टोरी दिखाई। उसके बाद 4, 6, 8 महीने तक उन बच्चियों का माइंड सेटअप चेक करते रहे हमारे सभी कार्यकर्ता कि बेटा तुम, कुछ बच्चियों के टच में उस वक्त विधर्मी लड़के थे, वो धीरे धीरे दूर हुए। उनको समझाया कि इस ऐसे होता है, ये होता है, और फिर धीरे धीरे आपको या तो जिस्म फरोशी में ढकेल दिया जाएगा, या तो आप एक इस्तेमाल का सामान बन जाओगे जिस पर पूरा खानदान ऐश करेगा, या आपके टुकड़े कर दिए जाएंगे, या आपको जला दिया जाएगा। इस तरह की कार्यशैली को अपनाइए। सभी बहनों से, सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि हम राजनीति न करते हुए, ये हमारी सनातन हिंदू बच्चियों का भविष्य का सवाल है। रश्मि जी, ये क्यों भूल रही हैं आप बार बार? अकेले ऐसा नहीं अपराधी, इस तरह के अपराधी सिर्फ एक ही धर्म समुदाय के होते हैं, ऐसा नहीं है।
मैंने बैठते ही कहा था उस लव और धर्म के जिहाद लोग भी अपराधी दोनों हैं। सनातन के शब्द है ही नहीं। न लव हमारे हिंदू धर्म में आता है, न जिहाद हमारा हिंदू शब्द है। हमारे यहाँ तो विवाह होता है, हमारे यहाँ तो स्वयंवर होता है। मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों अपने माता पिता के आबरू को, रश्मि जी, मान हमारा मर्यादा उत्तर को नहीं ध्यान दे रही रखते हैं आप। हुए ये जो इस तरह के अपराध होते हैं, ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं। किसी भी धर्म से जुड़े हो सकते हैं। ये हमारी मानसिकता थी। हम इतने सांप्रदायिक हो चुके हैं त्रिपाठी जी, हमारी मानसिकता है। पहलगाम इसका खुला उदाहरण है। देखिए क्या हुआ है वहां पे, यही होता है। आपने कभी सुना है कि लव जिहाद किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ? आपने कभी सुना आतंकी कोई हिंदू लड़का था? हम बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हो चुके हैं। हमारी अमरनाथ यात्रा में हमें बीएसएफ चाहिए, वैष्णो देवी में बीएसएफ चाहिए, किसी मजार पे और किसी मस्जिद में हमें ये क्यों नहीं चाहिए? बताइए, आप जवाब दीजिए। चलो, हमारा समय समाप्त होगा। ये जवाब तो सरकार देगी और जो हमारे कर्ता धर्ता है वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी जी आपका, मंदिर जी आपका और रश्मि जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये चर्चा कई तरह के सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसा कोई शब्द है, और अगर है तो इसका मकसद क्या है। सवाल ये भी है कि लव जिहाद कौन कर रहा है और लव जिहाद का निशाना आखिर कौन है। साथ ही उसे लव जिहाद से कैसे बचाया जा सकता है। सवाल कई हैं जो इसी समाज के भीतर खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब इसी समाज को तलाशना है। इस समस्या की जड़ में जाना बेहद जरूरी है। इन स्थितियों में एक ऐसी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है जिसकी रोशनी में दरिंदगी करने वालों की शिनाख्त हो सके। एक ऐसी मजबूत कानून व्यवस्था की दरकार है जिसमें आरोपी को सजा और फरियादी को इंसाफ दिलाया जा सके। उम्मीद है ऐसा जल्द ही देखने को मिलेगा। आज इतना ही, नमस्कार।